टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर प्रेरणा जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में हमने देखा था कि कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल, सेकेंड एलिमेंट होता है लेबर और तीसरा होता है एक्सपेंसेस। मटेरियल की कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाएगा ताकि हमारी ओवरऑल कॉस्ट मिनिमाइज हो सके मटेरियल से रिलेटेड, वो हम सारा देख चुके हैं। आज हम जो सेकेंड एलिमेंट है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में, और प्रैक्टिकली देखें तो वैसे देखा जाए तो फर्स्ट एलिमेंट होता है, क्योंकि मटेरियल तो देखिए वहाँ पर एक तरह से निर्जीव वस्तु है। आपने एक बार अपने कंट्रोल का प्रोसेस यूज़ कर लिया, वो अपने आप आपको कोई लॉस नहीं पहुँचाता है। लेकिन ये जो सेकेंड एलिमेंट है वो क्योंकि यहाँ पर आपका ह्यूमन बीइंग्स होते हैं और हम जानते हैं कि जो श्रम है उसी श्रम पे अगर कंट्रोल करना पड़े तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ टूल्स टेक्निक्स लगा के ही कर लेंगे, वहाँ पे मानव स्वभाव और सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसीलिए लेबर को कई बार वैसे कॉस्ट का फर्स्ट एलिमेंट मान लेते हैं कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ पर हम सर्वोपरि स्थान इसको देने की कोशिश करते हैं। तो आज हम यही करेंगे, कोशिश ये करते हैं कि कम से कम हमारा इन्वेस्टमेंट हो, यानी हमारा जो लेबर को जो पेमेंट हमें करने पड़ते हैं, चाहे वो डायरेक्ट पेमेंट करें चाहे इनडायरेक्ट पेमेंट करें, तो ये जितने भी पेमेंट्स हमें करने पड़ते हैं प्लस लेबर के सारे आने से लेकर सारी की सारी चीज़ों पर कंट्रोल किया जाए ताकि हमारी ओवरऑल कॉस्ट वही लेबर पे जो लगने वाली है वो मिनिमाइज़ हो सके, वो लेबर कॉस्ट कंट्रोल के अंदर आता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लेबर क्या होता है। तो मैं बता चुकी हूँ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में कि लेबर कॉस्ट जितना भी ह्यूमन कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उसे लेबर कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है। अब जब हम लेबर कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में हमने ये पॉइंट भी देख लिया था कि लेबर को जो पेमेंट किया जाता है उसे हम 2 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा डायरेक्ट लेबर और दूसरा होता है इनडायरेक्ट लेबर, यानी जितने भी श्रम को मजदूरी दी जाती है, अगर किसी भी लेबर की मजदूरी को किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे एसोशिएट किया जा सकता है, जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसे पर्टिकुलर प्रोडक्शन पे या पर्टिकुलर यूनिट्स पे चार्ज किया जा सकता है। आइडेंटिफाई कीजिए, चार्ज कीजिए, उसे लगाइए, उसे रिलेट कीजिए। अगर पर्टिकुलर प्रोडक्शन से रिलेट किया जा सकता है तो हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है। और कुछ लेबर ऐसे होते हैं जिनके काम को डायरेक्टली आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, वो बहुत सारे काम में हमारी सहायता इस तरह से करते हैं। तो ऐसे में वहाँ जो लेबर को पेमेंट होगा वो हमारा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष श्रम वह श्रम है जिसे पर्टिकुलर प्रोडक्शन से रिलेट किया जा सकता है, जबकि अप्रत्यक्ष श्रम वह है जिसका डायरेक्टली बंटवारा संभव नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारे सुपरवाइजर्स हैं या हमारा जो मैकेनिक्स जो हैं या हमारे जो वॉचमैन हैं या जो इंस्पेक्शन करने वाली टीम के लोग हैं, मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने वाले लोग हैं, तो ऐसे जो लोग होते हैं जैसे क्लीनर है, स्वीपर है, एटसेट्रा, इनको जो मजदूरी और वेतन देते हैं उसे हम अप्रत्यक्ष श्रम में शामिल कर लेते हैं। अब जब हम लेबर कंट्रोल की बात करेंगे तो लेबर कंट्रोल के जितने भी हम यहाँ पर डिटेल पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट में, उसमें हमने यह 4 बेसिक हमारे पॉइंट है जिसको हम करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो काम होगा वो श्रेष्ठ तभी बनता है जब ये पॉइंट्स हैं वो उनका ओवरऑल मिश्रण कर ले। तो यहाँ पर जब लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मटेरियल के लिए हमने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनाए, परचेजिंग डिपार्टमेंट, स्टोरेज डिपार्टमेंट, इशूइंग डिपार्टमेंट, इस तरह से वैसे ही जब लेबर का काम शुरू होगा, लेबर पे कंट्रोल का काम करेंगे, तो यहाँ पर हमें एक लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। और वो जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन होगा वो श्रेष्ठ तभी कहलाएगा जब ये जो कुछ एलिमेंट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ उन पर निर्भर करेगा। कि सबसे पहला होगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप सिलेक्शन ऑफ लेबर करते हैं और उसका अपॉइंटमेंट करेंगे तो उस पर आपको किस तरह से ध्यान रखना है। पहला पॉइंट हमारा ये होगा। दूसरा पॉइंट होगा, बहुत प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट भी होगा, यहाँ पर थ्योरी आता ही है इसके अंदर से, कि लेबर के टाइम और उसके अकाउंट्स को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। सेकेंड पॉइंट ये हो जाएगा। तीसरा पॉइंट होगा हमारा जो पर्टिकुलर, कई बार कुछ ऐसे लेबर्स होते हैं या कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक टाइम के होते हैं, तो उसकी कॉस्ट का आप एनालिसिस कैसे करेंगे। चौथा पॉइंट होगा हमारा कि जो वर्कर्स हैं उनको वेज जब आप दे रहे हैं तो उसका कंप्यूटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करेंगे। और अल्टीमेटली जब कॉस्ट कंट्रोल करना है तो हमें टाइम एंड मोशन स्टडी या टाइम एंड प्रोसेस स्टडी भी करना पड़ेगा। तो ये लेबर से रिलेटेड जितने भी आगे के हमारे लेक्चर होंगे, 4-5 लेक्चर, वो इन
5 पॉइंट पर ही बेस होंगे। जैसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर, इसको तो मैं शॉर्ट में ले रही हूँ कि सबसे पहले हमें करना पड़ेगा कि लेबर को जो सिलेक्ट करेंगे हम या उसका जो अपॉइंटमेंट करेंगे उस पर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। तो लेबर के सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट पे जो कंट्रोल होता है उसके लिए हम पर्सोनेल डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश करते हैं, जिसे कर्मचारी विभाग कहा जाता है। और इस कर्मचारी विभाग का काम होता है कि जिस जिस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को लेबर की ज़रूरत है वो अपनी वहाँ पे वही रिक्विजिशन देंगे कि हमें इस क्वालिटी का स्किल्ड लेबर चाहिए, अनस्किल्ड लेबर चाहिए, किस तरह का लेबर चाहिए। तो वहाँ से हमें रिक्विजिशन आती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, और जब रिक्विजिशन आ जाती है तो ऐसे में ये जो पर्सनल डिपार्टमेंट होगा, कर्मचारी विभाग होगा, वो लेबर को अपॉइंटमेंट करने की स्ट्रेटजी यूज़ करेगा। अब वो चाहे एडवर्टाइजमेंट दे के या किसी एजेंसी के थ्रू एप्लीकेशन लेटर्स मंगा सकता है। फिर उसमें से कुछ लोगों को, या तो जैसे आपके यहाँ कैसा काम है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको इंटरव्यू लेना है या लिखित परीक्षा करवानी है, फिर उसकी बेसिस पे आपको कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। और जो सिलेक्ट किए हैं अगर उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो उनको ट्रेनिंग देना है। और ट्रेनिंग होने के बाद अब उस जो लेबर को है वो जिस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ज़रूरत है उस डिपार्टमेंट को उसे हैंड ओवर कर दिया जाता है। और ये सारा होने के बाद एक छोटा सा आता है व्हाट इज़ लेबर हिस्ट्री कार्ड, इसीलिए मैंने यहाँ लिख लिया। अपनी बुक में देखिएगा इसका एक फॉर्मेट बना हुआ है। ये लेबर हिस्ट्री कार्ड जो होता है जिसके अंदर लेबर का पूरा एक तरह से उसका चिट्ठा होता है कि उसका नाम क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या थी, किस डिपार्टमेंट के लिए इसको अपॉइंट किया है हमने, इसको क्या सैलरी देंगे, इनिशियल वेज क्या होगी, किस पोस्ट पे हमें अपॉइंट कर रहे हैं, और पहले उसने कहाँ काम किया, अगर वो भी हमें डिटेल देता है तो वो भी डाल दी जाएगी। वहाँ से छोड़ के कहाँ क्यों आया है वो सारी की सारी डिटेल इसके अंदर डाल दी जाती है। तो कुल मिला के जब सिलेक्शन ऑफ लेबर एंड अपॉइंटमेंट होता है तो पर्सनल डिपार्टमेंट का रोल बेसिकली होता है जो इसके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड काम करता है, राइट। तो ये पॉइंट एक हमारा हो गया, फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया सिलेक्शन ऑफ लेबर एंड द अपॉइंटमेंट। उसके बाद लेबर ऑर्गेनाइजेशन में जो दूसरा फैक्टर हमें देखना होता है वो होता है कंट्रोल ऑन लेबर्स टाइम एंड देयर अकाउंट। देखिए अब हमने लेबर को अपॉइंट कर दिया है, अब जब लेबर अपॉइंट कर देते हैं तो उसके बाद अब लेबर का जो आने जाने का टाइम भी तो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। जितना काम करेगा उतना ही हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होती चली जाएगी। आए बैठे दिन भर और चले गए हैं, तो ऐसे में प्रोडक्शन हमारा, क्योंकि अगर अपॉइंटमेंट हो गया तो वेज, अगर फैक्ट्री में आ भी गया है तो वेज तो देनी पड़ेगी, लेकिन दिन भर का उसका कंट्रीब्यूशन क्या है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम एक टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट भी बना सकते हैं। वो जो टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट होगा वो लेबर के फैक्ट्री में आने का समय, जाने का समय, अगर उसने ओवर टाइम काम किया है या पर्टिकुलर जॉब पे काम किया है, इसका पूरा का पूरा एक तरह से रिकॉर्ड रखता है। ये रिकॉर्ड हमें ज़रूरी भी होगा क्योंकि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स तो होगी सही, कई बार गवर्नमेंट की तरफ से मांगा जाता है। इसके अलावा जब आपको वेज का पेमेंट करना होगा तो कौन कब आया है, किस दिन छुट्टी पे रहा था, कितने घंटे आया, वो पूरा डिटेल आपको चाहिए। फिर प्रोडक्ट की कॉस्ट आपको पर्टिकुलरली निकालनी है तो भी हमें यहाँ पर उसकी पूरा टाइम रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम आगे जाके पढ़ेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स, राइट, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट ओवरहेड्स वाले चैप्टर में पढ़े तो वहाँ पर भी बेस बनता है लेबर, तो वहाँ पे भी लेबर का कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिला के अब हमारा जो नेक्स्ट काम शुरू होता है वो टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का हो जाता है। अब ये जो टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट है इसमें यहाँ पर हमें दो बात आएगी, एक होगा टाइम कीपिंग और दूसरा होगा टाइम बुकिंग। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही लिख के आते हैं। पहला होता है टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग का मतलब होता है आपकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखना, राइट। तो वो ओवरऑल हमारा टाइम कीपिंग हो जाता है। और पर्टिकुलर काम जैसे आपको दे दिया कि आज आपको ये टेबल बनानी है, ये वाला काम है, तो जो भी जॉब आपको दिया है, जो भी उपकार्य आपको दिया है, जो भी काम आपको दिया है, उस पर कितना टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखते हैं, तो वो हमारा टाइम बुकिंग हो जाता है। तो सबसे पहले होगा हमारा टाइम कीपिंग। अब टाइम कीपिंग कैसे करेंगे, जो भी मज़दूर आते हैं हमारे उनका अगर हम समय के आधार पे पेमेंट कर रहे हैं तो टाइम का रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए प्रोडक्शन के बेसिस पे कर रहे हैं तो टाइम कीपिंग का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि जितना नंबर ऑफ़ यूनिट्स आप बनाएंगे उससे रेट पर यूनिट से आप मल्टीप्लाई कर देंगे वेज को, तो चाहे तुमने टाइम वेस्ट किया या यूटिलाइज़ किया है वो मायने नहीं रखता है, प्रोडक्शन मायने रखता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मली हम पेमेंट जो करते हैं वो आप समय के आधार पर करते हैं कि जितने दिन काम करेगा या जितने आवर्स काम करेगा, जितने घंटे काम करेगा, उसके बेसिस पे उसको वेज देंगे।
तो ऐसे में यहाँ पर हमें टाइम कीपिंग करना पड़ेगा। अब यहाँ पर टाइम कीपिंग के लिए मैनुअल मेथड जो हम यूज़ करते हैं उसमें हम अटेंडेंस रजिस्टर बना सकते हैं, यानी मज़दूरों की उपस्थिति का रिकॉर्ड करने के लिए अटेंडेंस रजिस्टर बनाएंगे, जिसके अंदर जैसे हमारा जो फैक्ट्री का गेट होगा वहाँ पर रजिस्टर रखा हुआ होगा, हर एक श्रमिक का जो उसका भी लेबर नंबर या उसका नाम है वो लिखा हुआ होगा, और जब वो आएगा तो आने वाला समय और जाने वाला समय जैसे ही वो दरवाजे से एंटर होगा तो अपने नाम के सामने आने वाले समय और जाते समय जाने वाले समय को ट्रेस वो वहाँ पे रिकॉर्ड कर लेता है अपना घड़ी देखकर। तो इस तरह से उनके आने जाने के समय पर रिकॉर्ड रखा जा सकता है। लेकिन जो छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे कम 10-20 श्रमिक ही हैं वहाँ पर तो ये तरीका यूज़ किया जा सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बड़े जो कारखाने हैं वहाँ पर ये मेथड यूज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी भीड़ हो जाएगी। तो या तो आप अलग अलग अटेंडेंस रजिस्टर रखिए, अदरवाइज़ 2 मेथड्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। एक होता है मेटल डिस्क या टोकन मेथड और दूसरा होता है टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक का। छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि किस तरह से मेटल डिस्क क्या होता है या टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक क्या होता है। तो टोकन या डिस्क में क्या होता है, जैसे दरवाजे के वहाँ पर हम एक ट्रे के अंदर हर एक श्रमिक का उनकी जो भी उसका लेबर नंबर दे देंगे हम, और उस लेबर नंबर के अकॉर्डिंग उसके टोकन बने हुए होते हैं। जब दरवाजे से वो एंटर होता है तो वो अपने नाम का टोकन उठाएगा और अंदर जो ट्रे या जो भी संदूक बनी हुई होगी, जो भी जगह बनी हुई होगी वहाँ वो डाल देता है। तो पर्टिकुलर टाइम के बाद जितने लोगों के अंदर आ गए हैं मेटल डिस्क उनको प्रेजेंट मान लिया जाएगा, और जो बाहर रह जाते हैं वो एब्सेंट है। अब अगर कोई लेट आता है तो उसके लेट आने के टाइम को भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो ये टोकन या डिस्क मेथड होता है। बस इसका ड्रॉबैक ये है कि कई बार क्या होता है कि लेबर गलत नंबर का उठा ले या जानबूझकर अपने साथ साथ अपने फ्रेंड का भी उठा ले। आज फ्रेंड नहीं आया है बट उसका उठा लिया, अंदर रख दिया, तो उसका तो टाइम रिकॉर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें ये ध्यान देना ज़रूरी होगा कि वो पर्टिकुलरली अपना ही नंबर का उठाएँ और एक साथ एक से अधिक नहीं उठाए। तो ये टोकन या डिस्क मेथड हो जाता है। इसके अलावा हम यहाँ पर एक मेथड और यूज़ कर सकते हैं जिसे टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक कहा जाता है। एक्चुअली क्या होता है, जहाँ श्रमिकों की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ पर हम ये घड़ियाँ लगा देते हैं और हर एक श्रमिक को उसकी नंबर के हिसाब से उसको एक क्लॉक कार्ड दे दिया जाता है। इस क्लॉक कार्ड में पूरा वीक का डेटा हो सकता है। जब भी वो एक उसको हर एक बंदे का बना के दे दिया जाएगा, जब वो अंदर एंटर होता है तो जो घड़ी बनी हुई होती है उसमें एक जगह बनी होती है, वहाँ जैसे हम पंच करते हैं, जैसे ATM से पैसा निकालने जाते हैं तो अपना कार्ड डालते हैं, वैसे ही उस जगह घड़ी के अंदर एक स्पेस होगा, वहाँ आप अपना कार्ड डालेंगे, डेज वाइज डाल देंगे। तो एंटर होते समय भी डाल देंगे और एग्जिट होते समय भी डाल देंगे। तो कुल मिला के जितनी भी बार आप आएंगे जाएंगे आप घड़ी कार्ड को वहाँ घड़ी में पंच करा लेते हैं, तो वो आपका टाइम छाप देगी कितनी बजे आप आए थे और कितनी बजे आप जा रहे हैं। अगर आप लेट हो जाते हैं तो कई बार कुछ घड़ी में ऐसा भी हो सकता है कि घड़ी में इंक ही चेंज हो जाए, तो जिन लेबर्स की इंक चेंज हो जाती है इसका मतलब वो तो मान सकते हैं कि वो लेट आया है। तो इस तरह से टाइम कीपिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं अटेंडेंस रजिस्टर के थ्रू, टोकन या डिस्क मेथड, जिसे मेटल डिस्क मेथड भी कहा जाता है, या फिर टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक भी यूज़ की जा सकती है। तो इस तरीके से सबसे पहला काम हुआ हमारा कि लेबर का अपॉइंटमेंट हुआ और अपॉइंटमेंट के बाद उसका टाइम कीपिंग हमने किया है। थैंक यू।